या सो गुड आफ्टरनून, हैप्पी गुरु पूरब टू ऑल ऑफ यू। खुश रहें आप लोग सारे के सारे। तो पिछली क्लास हम लोगों ने तो खैर नहीं ली थी। उससे पिछली क्लास में मैंने बताया था 16 to 32 पेज वाला एक पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेजा था आप लोगों को, जिसमें आपका जो नया सिलेबस है वो वाला हम लोग कर रहे थे। और ये मैंने आप लोगों को जो है टॉपिक जयप्रकाश नारायणन तक करा दिया था, सॉरी राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म तक ये करा दिया था मैंने, जो कि चैप्टर 5 बुक 2 का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जो है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये वाला टॉपिक हमें करना है। यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। थोड़ा सा ही है ये, और इसके बाद फिर आगे बात करते हैं फिर, ठीक है। ग्रुप पे देख लेना, जिन लोगों के पास नहीं है ग्रुप पे मैंने भेजा हुआ है, और उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। रिवीजन के लिए आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। वैसे इसका हम सेपरेट टेस्ट ही रखेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। फिलहाल हम लोग दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि चैप्टर के साथ मैंने इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं किया, तो मैंने आपको ये बोला था कि हम लोग इसको अलग से ही करेंगे, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे थे। तो अब जो है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करी गई है, सब यूनिट की तरह है। तो बेसिकली ये आप देखेंगे तो यूनिट 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, बेसिकली जो उसमें वो वाला चैप्टर था हमारा इमरजेंसी वाला। इमरजेंसी के अंदर जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन, ये हमने पढ़ लिया था। राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म, और तीसरा इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करी। इसी का पार्ट है ये। तो ये क्या कह रहे हैं ये पढ़ लेते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, ये फिलोसोफर थे, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे। इनके थोड़ा सा इनके बारे में जो है बुक 2 के चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, जो वो राइज ऑफ कांग्रेस वाला है, कांग्रेस पार्टी का, उसमें ये बताया हुआ है। और इनकी जो फिलॉसफी थी इन्होंने प्रेजेंट करी थी, उसका नाम इन्होंने दिया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, विच वाज इंटेंडेड टू प्रेजेंट एन इंडिजिनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल इन विच ह्यूमन बीइंग रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली में इन्होंने हमेशा से सोशलिज्म के ऊपर ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया है, और इसमें इसलिए इन्होंने यही बताया कि इंडिजीनियस हम, हाँ, कौन सा करा रहे हो? दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। पेज नंबर बता दो, मैं लेट ज्वाइन किया था। पेज नंबर नहीं है भाई साहब, नोट्स भेजे थे ना अच्छा, उसमें। नोट्स। हाँ जी, हाँ जी, 16 to 32 वाला उसमें। एक मिनट, ठीक है। तो ये इसमें इसने सोशियो इकोनॉमिक मॉडल का बारे में बात बताई कि इंडिजीनियस हमारे यहाँ का बना होना चाहिए, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग सेंटर ऑफ डेवलपमेंट हो, इनको जो डेवलप किया जाए। एम जो है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, ये इंश्योर करने का था कि डिग्निफाइड लाइफ हो हर एक ह्यूमन बीइंग की, वाइल बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, एंड इट सपोज सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड। तो कहते हैं अच्छे से वाइजली आप जो है या रैशनली हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन करें, और जिससे कि वो आराम से रिप्लेनिश हो जाए। जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो रिप्लेनिश इतनी जल्दी नहीं हो पाते। ठीक है, ये चीज़ एक सेकेंड। फिर इन्होंने बोला ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या कहता है, इट एनहांसेस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि पॉलिटिकल साथ के साथ आपका इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी और आपकी फ्रीडम भी बढ़ती है। डाइवर्सिटी प्रमोट करने की बात करी इन्होंने, एंड जैसे हमारी कंट्री क्योंकि ऑलरेडी डाइवर्स है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ये चीज़ प्रमोट करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एक चीज़ बोली गई। तो फिलॉसफी क्या थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। प्राइमेसी ऑफ होल, नो पार्ट, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, प्राइमेसी ऑफ होल मतलब इन्होंने बोला है सबको ना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सुपरमेसी ऑफ धर्म जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान, अगर इन्होंने अभी आगे खैर पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, तो धर्म को जो है ज़्यादा जो है सुपरमेसी यहाँ पे सुप्रीम माना गया, एंड सोसाइटी को ऑटोनॉमस माना गया कि अपने हिसाब से वो चीज़ें करे रादर देन जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमेशा से वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म को अपोज किया है, एंड
मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को भी अपोज किया है। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, कैपिटलिज्म एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ओनली कंसिडर द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, सो दे आर बेस्ड ऑन मटीरियलिस्टिक पर्पस, whereas spiritual development is equally considered important for complete development of human being, which is missing both in capitalism and socialism। वैसे आइडियोलॉजी इनकी क्योंकि यही थी सोशलिज्म की, क्योंकि बुक में ऑलरेडी मेंशन भी है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को अपोज करते थे, कैपिटलिज्म को अपोज करते थे। तो ये कहते थे ऑब्वियसली लूटने लिटाने का काम यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। एंड बेसिंग इज फिलोसफी ऑन द इंटरनल कॉन्शियस प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चिट्टी। दीनदयाल चिट्टी चिट्टी तो वैसे रोबोट था, बट पता नहीं चिट्टी क्यों लिखा है। दीनदयाल उपाध्याय एनविसेज क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम। तो इन्होंने यही बताया कि हम जो है ह्यूमन सोल जो है उसको चिट्टी के नाम से रेफ़र किया गया है। तो यहाँ हमारी सोसाइटी जो है क्लासलेस होनी चाहिए, कास्टलेस होनी चाहिए एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम हमारा होना चाहिए, तभी हम अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया। तो ये दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाला हमारा प्रोग्राम था। जी सॉरी, हमारे दो जो छात्र थे, छात्राएँ, वो छात्रा एक्चुअली लेट आई हमारी बेचारी। ओके, तो डेमोक्रेटिक अपसर्ज का था ये वाला। और सॉरी, अभी हमने दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ा। अब जो सब यूनिट है वो डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, और ये भी इसी का ही पार्ट है क्योंकि सब यूनिट की तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो कहते हैं इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज ब्रॉडली कैरेक्टराइज एज डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ठीक है, तो क्या समझने वाली बात है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज़ ब्रॉडली कैरेक्टराइज एज डेमोक्रेटिक अपसर्ज। तो हालांकि आज भी पार्टिसिपेशन है, बट आजकल वर्बल पार्टिसिपेशन है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं ज़्यादातर। डेमोक्रेसी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बाकी लोगों से कुछ होता तो है नहीं। लोग पहले क्या थे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते थे पहले के ज़माने में। So based on this principle, social scientists have characterized 3 democratic upsurges in post independence history of India। तो 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस हमारी कंट्री में हुए हैं 1947 के बाद। फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है वो 1950s से 1970s के बीच में हुआ था, विच वॉज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एडल्ट वोटर्स टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट, falsifying the Western myth that the success of democracy requires modernization, urbanization, education and access to media. The successful holding of election to both Lok Sabha and legislative assemblies all across states on the principle of parliamentary democracy were the testimonies of India's first democratic अपसर्ज। तो इसको सिंपल कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट लिखा हुआ है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको इंक्लूड करके रखनी पड़ेगी कि लोग जो है बोलते थे कि डेमोक्रेसी जो है उसमें मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, एक्सेस टू मीडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। जब 1951 में 1952 में जब पहले इलेक्शंस हुए थे हमारे 51-52 में, तब से लेकर 70s तक काफ़ी ज़्यादा डामाडोल और इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट हुए। तो कहते हैं ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे जब इलेक्शंस कंडक्ट करे गए और लोगों ने उसको टेस्टिफाई किया, ठीक है, टेस्टिमनी दी कि हम प्रेजेंट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हिसाब से चल सकती हैं चीज़ें, हम जिस डायरेक्शन में चलाना जाए। ये सबसे पहले डेमोक्रेटिक अपसर्ज था। क्यों था? क्योंकि हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, बुक 2 के। ठीक है, इसमें यही बताया हुआ था कि जो है पढ़े लिखे लोग नहीं थे और उनको जो है इलेक्शंस में जो है लेकर आया गया, उनको सब लोगों को चूज़ करना था। तो इस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिले। फिर कहते हैं 1980s में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा लोअर क्लास लोगों का, SC, STs, OBC। इसको सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोला गया बाय योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव कौन है? जिन्होंने आपकी पॉल साइंस की बुक लिखी है। ठीक है, हाँ, इस पे तो उनका कंट्रीब्यूशन है, पर इनकी अभी रिसेंट में ही डेथ हो गई है योगेंद्र यादव जी की। ठीक है, अब ये नहीं रहे हमारे बीच में। तो ये थे, तो ये सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बारे में बोला गया। दिस पार्टिसिपेशन इज मेड इंडियन पॉलिटिक्स मोर अकोमोडेटिव एंड एक्सेसिबल फॉर दीज क्लासेस। अब जैसे क्या था कि 1935 में SC, ST को रिकॉग्निशन मिल गया था। OBC पॉलिटिक्स का जो राइज शुरू हुआ वो मंडल कमीशन से 1980 में शुरू हुआ था, तो आप उससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्दो दिस अपसर्ज हैज़ नॉट मेड एनी मेजर चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दीज क्लासेस, स्पेशली दलित। द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज क्लासेस इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एंश्योर एम्पावरमेंट इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। और इनफैक्ट इनको रिकॉग्निशन भी फिर मिल गया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला हमारी पहचान बननी चाहिए, हमें एम्पावर होना चाहिए, और इनको एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमारी कंट्री की इनको एक जगह भी मिली। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा इनको फ़ायदा हुआ। तो ये सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था। थर्ड जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है इन्होंने आगे बताया वो क्या है, तो कहते हैं अब जो है कहानी शुरू बदल गई थी
और ये थोड़ा सा लास्ट चैप्टर में हमें, जब बुक 2 का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, वहाँ पे हमें एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है। जिन लोगों के पास इकोनॉमिक सोशोलॉजी है उन लोगों को पता ही होगा एलपीजी पॉलिसीज़ कब इंट्रोड्यूस करी गई थी। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर फोकस किया गया, सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। Society polity thus paving the way for third democratic upsurge. The third democratic upsurge represents a competitive electoral market which is based on not on the survival for the best but rather than the survival of the ablest. तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या कह रहा है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रल मार्केट हो जो कि किसके ऊपर बेस्ड ना हो, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट के ऊपर बेस्ड ना हो, जो कि एबल हो, ठीक है, जो कर सकता है। कहते हैं उन्हें, उसका डायलॉग नहीं था हमारा सुपर 30 का, राजा वही बनेगा जो काबिल होएगा, है ना, राजा वो नहीं बनेगा जो बेसिकली बेस्ट होएगा, एक तरीके से जो काबिल होएगा। तो इट अंडरलाइंस 3 शिफ्ट्स इन द इंडियाज इलेक्ट्रल मार्केट, स्टेट टू मार्केट, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली है, स्टेट टू मार्केट। तो एलपीजी जब आया है तो गवर्नमेंट से इन्होंने बोला है मार्केट, जैसे उस पॉल साइंस में पढ़ाया जाता है, मार्केट प्राइम डिटर्मिनेंट बन गया था, गवर्नमेंट गवर्नेंस का काम करे, आजकल बढ़ चुका है, स्टेट एज कंट्रोलर, कंट्रोल ना करे स्टेट, स्टेट फैसिलिटेटर का काम करे, यानी गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेटर का काम करे। And moreover, the third democratic upsurge seeks to promote the participation of the youth who constitute a significant chunk of Indian society and have emerged as the real game changers in view of their increasing electoral preference for both development and governance in India's contemporary democratic politics. तो in fact 2000 onward जो है आपको ये काफ़ी बदलाव देखने को मिला है कि यूथ आ गया है, और यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि वो किसी भी तरफ पलटवार कर सकते हैं, तख्ता पलट सकते हैं, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। दे आर ऑल्सो टेकिंग एक्टिव पार्ट्स इन पॉलिटिक्स, तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट हमारे पॉलिटिक्स पे पड़ रहा है, ठीक है, और हमारी सोसाइटी पे और हमारी इकॉनमी पे भी पड़ रहा है, ठीक है। ये आपका थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था। ओके, तो ये एक पोर्शन आपका ख़त्म होता है, और इसके बाद अब जो है इसमें रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में, द कश्मीर इशू, ठीक है, ये लेटेस्ट में ही हुआ है हमारा, मैं पढ़ देता हूँ, छोटा सा ही है वैसे, क्योंकि ये वाला जो स्पेसिफिक चैप्टर है अभी तो हमारे कोर्स में नहीं है आप लोगों के 2020 के बच्चों के, ठीक है, बट कश्मीर इशू है, रिसेंट में हुआ है, तो स्कूल में बच्चे, स्कूल में टीचर्स कह रहे थे कि करना है, पीछे से भी बोल रहे थे कि नए इशूज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना, तो ये फटाफट पढ़ देते हैं। तो हमें ये तो पता था कि कश्मीर 1947 में कश्मीर का इशू तब से ही चला आ रहा था और ये बढ़ता गया। तो हमारे यहाँ की सरकार ने क्या किया था, थोड़ी सी ऑटोनॉमी देती थी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वहाँ पे लगता था, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे जो है कोई भी सिस्टम वहाँ पे नहीं चलता था, और इनका फ्लैग व्लैग सब सारा डिफरेंट होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें करी गई, और चीफ मिनिस्टर उसको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, जो है चीफ मिनिस्टर को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, एंड गवर्नर एज सदर ए रियासत, एंड द नॉन एनफोर्समेंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूनियन लॉज इन द स्टेट वाइल द लेटर इम्पार्टिंग इट स्पेशल सिटीजन राइट्स, राइट, प्रोहिबिटिंग द नॉन कश्मीरीज फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी इन द स्टेट। तो अभी ये 35A हटा है, जो 37 था 35A था, तो इसमें इन्होंने बोल दिया था कि प्रॉपर्टी को भी ओपन अप करने वाले हैं ये, ठीक है। तो बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते थे कि आप जम्मू एंड कश्मीर में जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो या राइट्स ले सकते हो, इस तरीके से। सो इट वाज अगेंस्ट द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट देयर वाज अ क्लैरियन कॉल इन पॉलिटिकल सर्कल्स फॉर एब्रोगेशन ऑफ 370 and 35A with propagation of the principle of एक विधान एक निशान एक प्रधान, referring to one constitution, one flag and one head of the state government respectively. Others equated article 370 and 35 as constitutionally recognized separatism. तो कांग्रेस के टाइम पे हो गया था, बीजेपी जब आई है उस टाइम पे भारतीय जनसंघ होती थी, इन्होंने हमेशा से यही बोला था, एक विधान एक निशान एक प्रधान, वन नेशन वन स्टेट, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि हमारा एक झंडा एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने ही इसी को जो अभी आर्टिकल 370 35A जो हटाया है, यूटी में जो कन्वर्ट कर दिया है, तो लोग जो है, कई लोग ये मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज सेपरेटिज्म है और ये हम होने नहीं देंगे, ठीक है। और अब ये मुद्दे थोड़े से क्लियर हो गए। So it was against this backdrop that current BJP-led NDA government, by showing its commitment to integration of Kashmir in India as a part of its election manifesto, presented the Jammu Kashmir Reorganization Bill in Rajya Sabha on 5th August 2019 for the abolition of 370 35A from Kashmir, which was passed by majority. The bill was passed by Lok Sabha on 6th August 2019 after the President's assent. On 9th August 2019, Section 370 35A were repealed, and Jammu and Kashmir got divided into 2 union territories, Ladakh and Jammu and Kashmir, ठीक है। तो अब 2 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे बन गई हैं, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैप में है अभी
स्कूलों में कराया है, तो ये मैप में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी नई बन गई हैं, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, तो ये आपका था जहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे मैप देख सकते हैं। खैर मैप की हम लोग अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो मैं सब आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। तो ये आपका ये वाला पोर्शन था। ये चैप्टर 8 है वैसे बुक का, रीजनल एस्पिरेशन, जो कि इस साल आपका कट गया है, कोरोना काल में कचिंग हो गया है, कचिंग। ओके ओके। एंड जो लास्ट चैप्टर हमने बुक 2 का किया था, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें बिल्कुल लास्ट में जब हम जाते हैं तो जो पुरानी बुक्स जिनके पास हैं वहाँ पे आप देखते हो 2004 तक के इलेक्शंस को कवर किया हुआ है, और जो लेटेस्ट बुक आई है उसमें इन्होंने 2014 तक के इलेक्शंस को कवर किया हुआ है, हालांकि डिटेल नहीं दी है। तो हम ये देखते हैं 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है विद क्लियर मेजोरिटी, 2019 में भी मोदी गवर्नमेंट आती है विद क्लियर मेजोरिटी, तो उसकी भी तो कहानी आपको बतानी पड़ेगी। तो ये पॉलिटिकल चेंज है, तो पॉलिटिकल चेंज हमारी बुक में अपडेट नहीं हुआ था, तो फॉर्चुनेटली इन्होंने एक्स्ट्रा जो मटेरियल दिया हुआ है उसमें अपडेट इन्होंने किया हुआ है। तो सब यूनिट है NDA 3 NDA 4 के नाम से है, चैप्टर 9 रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स है, उसका पार्ट है ये। यूनिट 8 लिखा हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिएगा, चैप्टर के हिसाब से चलिए। तो भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र गवर्नमेंट का मोदी को जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली लोकसभा इलेक्शन में मई 2014 में, एंड आफ्टर नियरली 30 years इन इंडियन पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो स्टैब्लिश इन द सेंटर। तो कंप्लीट मेजोरिटी थी, काफ़ी सीटों से जीती थी। दो कॉल्ड NDA 3, NDA हमें पता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड, BJP लेड कोalition ऑफ 2014 was largely different in the predecessor, whereas the previous coalition were led one of the parties, national parties. The NDA 3 वो coalition was not only steered by a national party, that is BJP, it was also dominated by BJP with an absolute majority of its own in Lok Sabha। तो हालांकि बोला ज़रूर जा रहा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बट इसमें कम्प्लीटली क्या था, कम्प्लीटली वो कोalition या अलायंस जो भी बोल रहे वो सब BJP का था। तो इट वॉज कॉल्ड एज सरप्लस majority coalition. In that sense, a major transformation could be seen in the nature of coalition politics, which could be seen from one party led coalition to one party dominated led coalition। ठीक है, तो वन पार्टी लेड कोalition का मतलब ये हो गया, कोalition इलेक्शंस के बाद होता है, जब अब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाता तो आप कोई भी उसके साथ, सरकार आपके साथ मिलकर पार्टी फॉर्म कर सकती है। तो ये वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition था, तो अलायंस भी इनकी थी, कोalition भी इनका है, कोई फ़र्क नहीं है। तो 2019 के इलेक्शन हुए, 17th था ये सिंस इंडिपेंडेंस, और इसमें दोबारा जो NDA 4 आती है, 350 सीटों के आसपास ये जीती है। एंड BJP खुद की सीटों पे 303 सीटें लोकसभा की मिलती है, बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी इज वन इन द लोअर हाउस सिंस 1985 एंड कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शन इन आफ्टर मैथ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी असैसिनेशन। उस टाइम पे एक्चुअली 1985 का जो इलेक्शन था उसमें 415 सीटों के, नहीं 315 थी शायद, 415 ऐसे कुछ था, नंबर 15 है पर मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, so based on the tumultuous success of the BJP in 2019, social scientists have started equating the contemporary system with the BJP system, when era of one party dominance like Congress system has once again appearing on the democratic politics of India। तो लोग पहले बोलते थे कांग्रेस सिस्टम था, कांग्रेस सिस्टम 52 से लेकर 67 तक चला, उसके बाद भी आता रहा, लगभग 60-70 सालों तक कांग्रेस ने किया है। अब ये कह रहे हैं अब BJP सिस्टम आ चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ ये याद रखना, डिफरेंस क्या पता कवर कर ले, क्योंकि नया पैटर्न कुछ नहीं पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BJP सिस्टम एंड कांग्रेस सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए, और चैप्टर की कनेक्शन भी होना चाहिए। हम ये सोच तो रहे थे कि हमारे काफ़ी सारी चीज़ें कट गई हैं, बट इस बार जो नया एडिशन हुआ है उसका तो मुझे भी अभी टिप्स पे नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का कैसे होएगा, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा अलग से ध्यान देना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको पक्की करनी ही करनी है, वो तरीका मैं बताऊँगा आपको कि हमें कैसे तैयारी भी करनी है। ठीक है जी, ओके। एंड लास्ट है इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, जो कि पीछे इन्होंने मेंशन भी किया था। मेजर चेंज इंडियन पॉलिटिक्स में 2014 से हमें देखने को मिला है, इज शिफ्ट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। ऐसा तो क्या ही दिख रहा है, कास्ट ओरिएंटेड रिलीजन बेस्ड तो हो ही चुका है BJP आने के बाद, पर गवर्नेंस के ऊपर भी काम चल रहा है। सो विद इट्स प्री इंटेंडेड गोल सबका साथ सबका विकास, NDA third government started several socio-economic welfare schemes to make development and governance accessible to the masses। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया है, स्वच्छ भारत अभियान आया है, जन धन योजना आया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था, बेटी पढ़ाओ बेटी, ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है, चलो बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, ये सब चीज़ें कवर यहाँ पे इन्होंने करी। तो ये स्कीम्स, बेटी पढ़ाओ अलग है, देश बढ़ाओ अलग है। बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ अलग है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना वैसे तो।
ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स का नाम आपको याद रखना है जी, ठीक है। और ये जो सारी स्कीम्स इसलिए थी कि इंटेंडेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन बाय मेकिंग रूरल हाउस होल्ड पर्टिकुलर द women रियल beneficiaries of the central government schemes. The success of these schemes could be seen from result of 2019 Lok Sabha election, where the voter across state, caste, class, community, gender, regions brought back the issues of development and governance to the center stage under the BJP-led government. NDA characterized the current change with the सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास। तो इसमें और ऐड कर दिया कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो और सबका विश्वास, ठीक है, वो भी जीतते हुए नज़र आ रही है। अभी पीछे एक इंटरव्यू का मीम आ रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उससे पूछते हैं कि हाँ आपको क्या लगता है विकास आ गया है आपके गांव में, तो बोलते हैं अरे हम तो यहाँ पे नए आए हैं, हमें नहीं पता विकास आया है कि नहीं, ठीक है। तो लोगों के ऐसे भी जो है एजम्पशंस बनी हुई है, बट सबका साथ सबका विकास और विश्वास तो बना ही हुआ है जिनका है, ठीक है। तो ये आपका सारा नया मटेरियल था, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत एडिशंस और हुए हैं जो मुझे मिले हुए हैं, खैर वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने जो है इसमें जो चीज़ें पढ़ ली है मैं एक फटाफट आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर बाद में आते हैं। हमने एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का अरब स्प्रिंग, न्यू सेंटर ऑफ पावर का ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड नेशंस में यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, सिक्योरिटी हमारा कटा हुआ है, ये हमने नहीं किया। चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग है सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेशनल इंटीग्रेशन, प्लान डेवलपमेंट, नीति आयोग, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इंडिया इजराइल रिलेशन, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम का अपडेट। क्या 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 कोई कुछ कह रहा है? वही बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या कराया है निशा। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म कर लिया, दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अभी किया हमने, डेमोक्रेटिक अपसर्जेस 3 करें, रीजनल एस्पिरेशन कश्मीर इशू किया 370-35A, NDA 3 और 4 2014-2019 के इलेक्शन करें, एंड इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस में हमने स्कीम्स पढ़ी हैं सारी की सारी, ठीक है। ये इन्होंने बताया, तो ये पूरा है, आपको ये याद करना है। जो भी नया सैम्पल पेपर है और जो भी स्कूल में टेस्ट हुए हैं अभी फ़िलहाल, सारे क्वेश्चंस जो भी इसके जो रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस कवर हुए हैं, ठीक है। तो आपके उसके ऊपर ध्यान देना है, तो प्लीज़ इसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में। क्या? ये सारे चैप्टर्स के एडेड है इसमें? हाँ जी, और पेपर में आएगा क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है। ओके तो आपको मैंने एक PDF और भेजा था एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ये वाला PDF खोल लीजिए, ये चैप्टर 2 का है, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, न्यू टॉपिक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। निकाल लो, फिर मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, निकाल, पहले ढूंढ के निकाल लो, वरना मैं या तो ग्रुप पे भेज देता हूँ आपको दोबारा। रुको, तुमने डाउनलोड किया होगा ना? सारे डाउनलोड, ये तो मैथ्स वाला है। हाँ बहुत सारे थे जैसे हीरा हीरा हीरा। कोई नहीं, दोबारा भेज दिया है मैंने। चैप्टर 2 वाला ऊपर है, न्यू टॉपिक्स एडेड विद एंड, है ना? तो ये वाला ओपन अप कर लीजिए आप, अगर ओपन किया हुआ है तो अच्छी बात है। ओके चलो हम स्टार्टिंग खोलो, मिल गया। तो चैप्टर 2 जो बुक 1 का है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें USSR डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि USSR डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ था। तो व्हाट वाज USSR, उसका सिस्टम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव डिसइंटीग्रेशन, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, व्हाट इज शॉक थेरेपी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। और उसके बाद इन्होंने टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिपब्लिक्स, ठीक है, ये सब बताया था। उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है इंडिया। अभी चैप्टर 2 करना है अभी फ़िलहाल, तो नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा, तो उसको फ़ोन को भेज दो, कोई बात नहीं।
नाम ले लो नया ये भी बात है। T20 ले लो सर। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच यार। ओके, मैं कहाँ बोल रहा था, हाँ। और फिर इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में। तो अब जो इन्होंने ना नया अब ये वाला जो मटेरियल था, सपोर्ट मटेरियल जो नया वाला आया है, ठीक है, इसमें आप एंड ऑफ बायपोलैरिटी में देखोगे तो प्रपोज कंटेंट्स में इन्होंने लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन, सॉरी सॉरी यार, मैं इधर दिखा देता हूँ, है ना, भरोसा नहीं होएगा ना वरना। ये देखो यहाँ प्रपोज कंटेंट में लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेटाइजेशन CIS इन 21st सेंचुरी, ठीक है। और ये तुलिका दिख रही है हमें, उसको नहीं दिखाएंगे हम। थोड़ा सा हमने अरब स्प्रिंग, इसराइल वगैरह का पढ़ लिया, पर ये जो अभी मैंने PDF आपको ओपन अप करने के लिए बोला है उसमें थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस एक बार हम लोग रिव्यू कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और इसमें से आएगा तो वैसे थोड़ा थोड़ा ही। तो CIS, जब हम वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे CIS का पॉइंट आता है कि जब ये लोग डिसइंटीग्रेट हो रहे थे और सारे के सारे रशिया USSR को छोड़ के भाग रहे थे, तो उन्होंने जो क्या किया, USSR वालों ने बोला कि हम आपको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो ठप्पा लगा के दे देते हैं, आप हमें छोड़ के मत जाइए प्लीज़, है ना। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कि जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की थी, डिसइंटीग्रेशन के बाद में भी बनी। एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1991 बाय रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और जॉइंड ऑन 21 दिसंबर 1991। पर्पस क्या था? टू प्रमोट द कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स मेंबर इन द रेलम ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, लॉ मेकिंग, सिक्योरिटी एंड टू सपोर्ट कोऑपरेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन एंड द क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन। इट पार्टिसिपेट्स इन UN पीस कीपिंग ऑपरेशन। आप UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस का मैप देखेंगे तो इन सारी कंट्रीज़ ने जो है कुछ UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सपोर्ट किया है। आप डेट देखते हो यहाँ पे नीचे इन्होंने फ्लो बनाया हुआ है। 8 दिसंबर को बेलारूस रशिया फुल मेंबर बने, 8 दिसंबर 1991 को यूक्रेन बना, डिफेक्टो पार्टिसिपेटिंग था, ऑफिशियली नॉट अ मेंबर था। फिर 21 दिसंबर 1991 को आर्मेनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये फुल मेंबर बन गए। 21 दिसंबर को ही तुर्कमेनिस्तान अनऑफिशियल एसोसिएट मेंबर बना, ठीक है। और ये मैप आप पीछे दे सकते हो, हालांकि ये रशिया का मैप जो USSR का मैप है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और याद करना थोड़ा सा टफ रहेगा, तो हम लोग इसको अलग से ही देखेंगे। फिलहाल आप इसमें नज़र मार सकते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे बता रखी है थोड़ी थोड़ी कि कैसे कैसे कब कब बने हैं। तो 8 दिसंबर इन्होंने बोला 1991 को जो लीडर थे बेलारूस, रशिया, यूक्रेन ने इन्होंने क्रिएशन एग्रीमेंट साइन किया था ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड CIS सक्सेसर एंटिटी बनी। एट द सेम टाइम दे डिक्लेयर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ओपन टू ऑल रिपब्लिक्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन एज वेल एज अदर नेशन शेयरिंग द सेम गोल। तो जिनके सेम गोल है हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्रिएशन अग्रीमेंट अबॉलिश द USSR एंड स्टेटेड दैट ऑल मेंबर स्टेट्स वर सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन। तो आप देखते हो जो सबसे पहला वाला क्राइटेरिया था उसमें रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने ही सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इंडियन नेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। और सॉरी, इंडियन नेशन बोल रहा हूँ यार, USSR का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर 21 दिसंबर 1991 को जो 8 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक थे, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जॉइन द CIS। जॉर्जिया जॉइन 2 years लेटर। तो इसमें बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, एस्टोनिया, लिथुएनिया, जॉर्जिया, ये सब आ रहे हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है। इन दिसंबर 1993 वाइल द 3 बाल्टिक स्टेट्स ऑफ एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया चोज नॉट टू टेक पार्ट, ठीक है, ये लोग बाद में आए थे। फिर क्रिएशन एग्रीमेंट रिमेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट ऑफ द CIS जनवरी 1993 तक व्हेन द CIS चार्टर वाज अडॉप्टेड। द चार्टर फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबरशिप। अ मेंबर कंट्री इज डिफाइंड एज अ कंट्री दैट रैटिफाइज द CIS चार्टर। तो कहते हैं आप हमारे तब मेंबर बनोगे जब हमें इसको रैटिफिकेशन दोगे, हमें साइन करके दोगे कि भैया हम मान रहे हैं। ऑल्दो यूक्रेन वाज वन द 3 फाउंडिंग कंट्रीज एंड रैटिफाइड द क्रिएशन एग्रीमेंट, यूक्रेन डिड नॉट रैटिफाई द CIS चार्टर एंड फॉर्मली इज नॉट अ मेंबर ऑफ द CIS। तो यूक्रेन नहीं है, अलग है, बाहर है, इसने इसको फॉर्मली रैटिफाई नहीं किया था। सितंबर 1993 में हेड्स जो थे CIS स्टेट्स के, इन्होंने अग्रीमेंट किया ऑन द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनियन टू फॉर्म कॉमन इकोनॉमिक स्पेस ग्राउंड ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर फोर्स एंड कैपिटल। ऑब्वियसली जब डिप्लोमेटिकली जो है पॉलिटिकली इन्होंने काम कर लिया तो इकोनॉमिक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम धाम भी करना है, खाली बैठ के क्या करोगे, अचार तो डालोगे ही नहीं, ठीक है, उसके लिए भी पैसा चाहिए आपको। तो इसलिए इन्होंने फॉर्म किया। 3 महीने लेटर इन्होंने बताया
कि 3 दिसंबर 1933 को जॉर्जिया ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन द अग्रीमेंट ऑन डीपनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन फील्ड ऑफ आर 4 कंट्रीज बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड द अग्रीमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ द सोवरेन रिपब्लिक्स बेलारूस एंड रशिया विद क्रिएशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज वाज साइंड इन 1995। ठीक है, तो ये लोग फिर फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए कि जो और रिलेशंस को डीपन अप करने के लिए इकट्ठे हुए। अक्टूबर 2000 में 5 कंट्री के हेड थे, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया ऑन द क्रिएशन ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जैसे आपने देखा होगा यूरोप में OEEC बना था, यूरोप ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इन्होंने भी कुछ ऐसा बनाया। एट प्रेजेंट Armenia, Moldova, Ukraine have the status of the observer under EAEC. In October 2005, Uzbekistan made this statement to join this organization. तो बस इसमें वही बता रखा है, ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। कौन आया कौन गया, कौन आया विद ईयर बता रखा है, तो थोड़ा सा बस यही है और कोई डिटेल नहीं है इसमें। फिर सितंबर 2003 का बताया कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन साइंड एन एग्रीमेंट ऑन फॉर्मेशन ऑफ CES common economic space and integration of countries in the framework of Commonwealth of Independent States executed through its coordinating nations, charter bodies, executive bodies and bodies of branch of cooperation of CES। तो स्टेट्स बनते हैं, कॉमनवेल्थ का था तो उन्होंने जो सारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ बना दी थी कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा, बस ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो चार्टर बॉडीज़ क्या क्या है? काउंसिल हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रंटियर ट्रूप्स, इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली, इकोनॉमिक कोर्ट। ठीक है, और गल्फ वॉर तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, और ये तो बुक में ही था। इसके साथ हमने जो एडिशन में पढ़ा था वो अरब स्प्रिंग पढ़ा था। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, न्यू टॉपिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। 1 मिनट में बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिशा बोलो। क्लियर नहीं है मेरी आवाज़? अभी भी नहीं आ रही क्या? और 1 मिनट रुको। याद से इन तीनों चीज़ों का प्रिंट आउट निकाल के आप फोल्डर में लगा लेना, क्योंकि ये आप फ़ोन में बैठ के जो याद नहीं हो पाती, आप अलग से इसके थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिएगा, वरना जो अगर यहाँ पे आएगा तो बाई चांस मेरे से ले लेना। वैसे मैंने निकाले नहीं हुए हैं सबके लिए, आपको भेज दिए हैं, तो आपको ये याद करने हैं। अब किसी का कोई डाउट है इसमें से, अगर कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है या कुछ है वो मुझे प्लीज़ बता दो, या कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो। पॉल की टीचर नहीं कराया तुम्हारे स्कूल? वो तो पता नहीं क्या कुछ ही भेजती है। ये नहीं कराया? तो मैम को बड़ा पकाऊ पकाती है। क्या कह रहे हो दिशा? मैडम दिशा जी, ये आपने जो भेजे थे ना वही नोट्स है ये, और मैंने इसको हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप ज़रा से भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट, 1 मिनट सुन लो प्लीज़, ज़रा से भी कंफ्यूजन हो तो ये जो नया सिलेबस आया है आपका, उसमें जो प्रपोज कंटेंट है आपका, वो प्रपोज कंटेंट के ऊपर आपको ध्यान, जो प्रपोज कंटेंट्स हैं वो आपको सुन लो, प्रपोज कंटेंट्स हैं वो वाले आपको ध्यान में देने हैं और कुछ नहीं करना है। और इसके लिए जो मटेरियल आपको सपोर्टिंग मिल जाए, बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सारा नहीं करना है आपको। किसी का और कोई डाउट है या स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा कराया है तो मुझे क्या क्या कह रहे हो? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है वो बोले तो सही। वान्या बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जी वान्या बोलो बोलो। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं। किसी का कोई और इशू या कुछ एडिशनली कराया है तो प्लीज़ बता दो मुझे। ठीक है, तो वी आई एम साइनिंग ऑफ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।